हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें जो बेसिक फंडामेंटल था, उम्मीद है आप लोग उसको देखे होंगे, क्योंकि पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों ही फ्लूइड मैकेनिक्स की जड़ है। अगर आपको पिछला वीडियो में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ और ये जो आज का जो वीडियो है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लूइड में आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखें, देन आप जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बाकायदा आपका कंसेप्ट भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अगर हम बात करें मैटर में, तो जनरली सॉलिड पार्टिकल में अगर देखें तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल बहुत ही टाइटली या फिर टाइटली पैक या रिजिडली पैक होता है। मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें लगता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव बॉन्डिंग होता है। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव बॉन्ड, और जिसकी वजह से जो सॉलिड जो होता है अपना डिफिनिट शेप और वॉल्यूम को जो है मेंटेन कर लेता है। इसकी वजह से डिफिनिट होल्ड वॉल्यूम भी कर लेता है और इसका जो शेप और वॉल्यूम होता है ये मेंटेन कर लेता है। वहीं लिक्विड की बात करेंगे हम लोग। लिक्विड में जो है कोहेसिव फोर्स अच्छा होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, लो एज कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, तो ये अपना शेप को होल्ड तो नहीं कर सकता है, तो ये क्या होल्ड करता है आप, लेकिन फिर भी अपना वॉल्यूम को होल्ड कर लेता है और इसके वजह से जो है फ्री सरफेस जनरेट होता है। फ्री फ्री सरफेस का एक कंडीशन ये है कि जो फ्री सरफेस तभी जनरेट होगा जब लिक्विड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड में होंगे और इसके ऊपर का पोर्शन किसी सॉलिड के द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये जो पोर्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, ये जो फ्री सरफेस के ऊपर वाला जो सरफेस है इधर, ये किसी सॉलिड सरफेस से कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री सरफेस का ये कंडीशन, पहला कंडीशन ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए, कंटेंट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में। और दूसरा, अपर पोर्शन इज नॉट कन्फाइंड बाय सॉलिड। अपर पोर्शन इज नॉट कन्फाइंड बाय सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉलिड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे से बहुत क्लोजली टाइप है। इसी की वजह से जो है अपना ये शेप को मेंटेन करता है और वॉल्यूम को मेंटेन करता है। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत कम है। इसकी वजह से सिर्फ ये वॉल्यूम को मेंटेन कर पाता है और शेप को जो है मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये किसी भी शेप में ढल जाता है। ठीक है, और रही बात गैस का केस में, ना तो ये शेप मेंटेन करता है, ना ही अपना ये वॉल्यूम मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही कम है। गैस जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इसकी वजह से कोई कोहेसिव फोर्सेस नहीं लगता है। इस केस में जो है मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल के बीच में नो कोहेसिव फोर्सेस, और इसकी वजह से ये वॉल्यूम को अपना मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम तीनों ही फॉर्मेट में, जैसे चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो, इन तीनों ही केस में हम लोग देखते हैं कि जो मैटर, इन तीनों से एक चीज कंक्लूजन कर सकते हैं, जो मैटर जो पैक है उसके
उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समथिंग है, कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अगर हम बेसिकली लिक्विड और फ्लूइड और गैस की बात करें तो इसमें हम 100% बोल सकते हैं दोनों ही जो केस में हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है। अब अगर हम सिंपली इसका मोशन, दोनों सभी का मोशन अगर ट्रेस करना चाहें या चेक करना चाहें कि जो है, अगर हम एनालाइज करना चाहें मोशन ऑफ द बॉडी, और अप्रोच कौन सा लगा रहे हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का या फिर मॉलिकुलर अप्रोच। अगर हम एनालाइज करना चाहें मोशन ऑफ बॉडी और अप्रोच मेरा है मॉलिकुलर अप्रोच। मॉलिकुलर अप्रोच का मतलब हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूल पे लेके चल रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल को लेके हम ट्रेस कर रहे हैं। मॉलिकुलर अप्रोच अगर करें तो क्या होगा कि बहुत किसी भी पार्टिकल में जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक एक मॉलिक्यूल को ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक है। और एक एक मॉलिक्यूल के मोशन को एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट है। टू एनालाइज मोशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मोशन देखें तो क्या होगा, हमारे लिए जो है काफी डिफिकल्ट होगा, विल बी क्वाइट टीडियस। डिफिकल्ट लिखते हैं, टीडियस का मतलब बहुत लोगों को नहीं मुझे समझ में आएगा। ठीक है। तो क्वाइट डिफिकल्ट होगा। तो फिर क्या करें, तो ऐसे केस में जो है, अगर अगर एग्जाम्पल देखना चाहें हम लोग तो एग्जाम्पल के देख सकते हैं, अपना जो क्लासरूम में डस्टर है, डस्टर का एग्जांपल ले लें। जब आप डस्टर में जब मॉलिक्यूल देखेंगे, चॉक का जो है डस्टर में, चॉक का मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच्ड होता है। ठीक है। वहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो चॉक है उसमें बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, डस्टर में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चॉक डस्टर में। ठीक है। अगर एक एक मॉलिक्यूल को ट्रेस करने जाए तो क्या हम ट्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा एक एक मॉलिक्यूल को ट्रेस करने में। तो फिर क्या कर सकते हैं, और इससे जो है हम एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, इससे एक कंक्लूजन निकलता है जो मेरा सॉलिड हो या लिक्विड, लिक्विड या गैसेस। ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट की बात कर सकते हैं। तो हम लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैसेस और सॉलिड, इन तीनों में एक चीज हम बोल सकते हैं जो है, जो कहीं ना कहीं एक तरफ से सजेस्टेड एज कलेक्शन ऑफ मैटर है। इसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि सजेस्टेड एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही जो मिलके बना है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टिकल के मिलके बना है। ठीक है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल मिलके बना है तो एक पार्टिकल और एक इतना सारे पार्टिकल को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करें, एनालाइज करना छोड़ दें क्या? बिल्कुल नहीं, एनालाइज को आगे बढ़ाएंगे। पर कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो ऐसे केस में हम अपना वॉल्यूम को क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने का मतलब है जो है हम दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हम अप्रोच क्या लगा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है क्या? तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो बोलता है कि मॉलिक्यूलर लेवल को जो है हम इग्नोर कर रहे हैं, और हम साइज जो है सबसे मिनिमम लेते हैं और कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को। तो हम इसको एक लिख सकते हैं, देयर शुड बी मिनिमम साइज और कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो भैया ये कैसे हो सकता है कि साइज बहुत छोटा लें और जो मॉलिक्यूल को भी, ठीक है, ये इतना छोटा होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लेवल स्केल पे, जो मॉलिक्यूलर स्केल पे जो है डिफाइंड ही नहीं हो। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि अगर किसी जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लेते हैं दो मॉलिक्यूल है,
एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है। इन दोनों के बीच में जो है दोनों के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं वॉइड्स। और एम्प्टी स्पेस, दूसरा इसका नाम है एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस। तो हमने जो है यहाँ पे अगर देखा जाए कि हम जो इसका जो वॉल्यूम ले रहे हैं, सपोज करो ये मैटर है, इसमें दो मैटर ही है, या अगर इसको अगर थोड़ा सा अगर ब्रॉड व्यू में देखा जाए तो हम इसको हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे लेके जाते हैं। तो माइक्रो लेवल में देखा जाए तो यहाँ पे बॉस एक मैटर, दो मैटर, इस तरह से मैटर बहुत सारे हैं, मैटर पार्टिकल बहुत सारे हैं। तो क्या करते हैं कि जो हम ये वॉल्यूम है, अपना वॉल्यूम, ये जो मेरा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को श्रिंक करते हैं। वॉल्यूम को क्या करेंगे, छोटा करेंगे, श्रिंक करेंगे, मतलब छोटा करेंगे, श्रिंक करेंगे यानी छोटा करना है। तो कितना छोटा करना है, आखिर अगर हम छोटा कर रहे हैं तो कितना छोटा करना चाहिए। हमको वॉल्यूम को श्रिंक करना है टिल, अगर इसको हम लिखें, इफ वी श्रिंक द वॉल्यूम, if we shrink if we shrink the volume till the situation is arrived, कहाँ तक सिचुएशन आना चाहिए, in which volume may be either a molecule or empty space। देखिए, बेसिक फंडामेंट ये है कि हमने स्टार्टिंग में मेरा वॉल्यूम बहुत बड़ा था, इसको जो है, इसमें बहुत सारे कंटेंट थे, तो हमने इसको जो है वॉल्यूम अपना छोटा करते गया, श्रिंक करते गया। कहाँ तक श्रिंक किया वॉल्यूम, हमने इतना छोटा कर दिया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हो, या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉइड ही हो, उसमें कोई मॉलिक्यूल हो ही नहीं। इतना श्रिंक कर दिया हमने अपने वॉल्यूम को। तो ऐसे कंडीशन में जब मेरा वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाए, वॉल्यूम स्मॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रिड्यूस कर दिए हम लोग बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के बराबर ले आए हैं, तो हम बोल सकते हैं उस वॉल्यूम में मेरा एक ही मॉलिक्यूल आएगा, और बस ये मॉलिक्यूल पूरी यहाँ से यहाँ तक उस वॉल्यूम को कवर कर लेगा, इसमें कोई वॉइड्स नहीं होगा। तो ओनली मॉलिक्यूल विथ नो वॉइड्स। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों को कि हमने वॉल्यूम को इतना रिड्यूस कर दिया कि सिर्फ वहाँ पे जो है मॉलिक्यूल ही बचे हुए हैं, या फिर वहाँ पे वॉइड्स ही बचे हैं, दोनों में से या तो मॉलिक्यूल हो या फिर वॉइड्स हो। तो ऐसे केस में अगर मॉलिक्यूल ही बचे हुए तो हम बोल सकते हैं कि जो पूरा मेरा जो वॉल्यूम है, इसमें जो एक मॉलिक्यूल है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, कंप्लीटली स्प्रेड है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज किया गया, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फ्लूइड कंटिन्यूम। फ्लूइड कंटिन्यूम इसी को बोला जाता है कि एक्चुअली में वॉल्यूम को श्रिंक करने का मेन पर्पस, रीजन यही है कि जो मॉलिक्यूल है उसको हम एज अ सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जा सके, ना कि उसको हम डिफरेंट मॉलिक्यूल को कंसीडर करें। अगर हम अकॉर्डिंग टू चले हैं, हम अगर एक बुक, इसका जो बेस्ट डिफाइन किया गया एक बुक में जिसका नाम है एफ एम वाइट, राइटर का नाम है एफ एम वाइट। इस बुक में बताया गया है कि जो मिनिमम वॉल्यूम टू ट्रीट फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, मिनिमम वॉल्यूम टू ट्रीट एज अ fluid as a continuum, minimum volume to treat fluid as a continuum
और ये मिनिमम वॉल्यूम कितना है, 10⁻⁻⁹ mm³ इतना मिनिमम वॉल्यूम रखा गया है कि फ्लूइड को एज अ कंटिनम मानने के लिए, जो कि काफी बहुत ही मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। इस लेवल पे जाके हम लोग इसको डील कर रहे हैं, तब जाके जो है हमारा फ्लूइड को एज अ कंटिनम मान रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट, कंटिनम को अगर डिफाइन करना चाहें तो जैसे हमने बताया, कंटिनम इज अ मेड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जो मैटर जो है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना है। सबको पता रहता है कि जो एटम ही है स्मॉलेस्ट यूनिट। दिस एटम आर वाइडली, इसमें वाइडली स्पेस्ड फॉर गैस एंड क्लोजली स्पेस्ड फॉर लिक्विड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। यहाँ कहने का मतलब है कि जो गैस के केस में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो है ज्यादा है, जिसको हम लोग फ्री पाथ बोलते हैं, ये डिस्टेंस को फ्री पाथ बोला जाता है। और वहीं लिक्विड के केस में थोड़ा सा कम है। ठीक है, इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग वॉल्यूम को या तो छोटा करते हैं, या फिर दूसरा कंडीशन है कि इसको जो है हम बड़ा मॉलिक्यूल के डायमीटर को बड़ा कर दो, दोनों सेम है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम इज लार्ज इनफ टू कंपेयर, इसमें जो बोला जाता है कि जो बोला गया है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम का, वही पूरा स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वही आपका पूरा मीन फ्री पाथ को जो है या वॉल्यूम को जो है ले लेता है। ठीक है, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इन द सिस्टम इज कंसीडर एज कंटिन्यूअस एंड होमोजेनस। मतलब यहाँ पे मतलब जो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में हम बोल सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल पूरी तरह से छाया हुआ है। यहाँ पे कोई जगह ना तो वॉइड से, ना ही और कुछ इसमें बचा है। पूरी तरह हर जगह पे सिर्फ और मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हमने अपना वॉल्यूम सिर्फ एक मॉलिक्यूल तक लेके आ गया है। वॉल्यूम जो हमारा वॉल्यूम कितना है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा छोटा कर दिए हैं। वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल के बराबर कर दिए हम लोग, वन मॉलिक्यूल। तो इसीलिए जो है उस मॉलिक्यूल्स में जो है हमारा कहीं भी कोई वॉइड्स नहीं रहेगा। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है ऐसा क्यों की? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी, जितने भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, डेंसिटी हो गया, थर्मो विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, को हम जो है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम के रूप में दिखा सकते हैं। मतलब हम अपना यहाँ चाहते हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टी जो है मेरा कांस्टेंट रहे किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी फ्लूइड प्रॉपर्टी को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं। यही मेन मोटो है। और फ्लूइड प्रॉपर्टी को क्यों कांस्टेंट किया जाएगा? क्योंकि तभी जाके फ्लूइड की बिहेवियर को हमको पता चलेगा कि जब तक हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी अगर कांस्टेंट नहीं होगी, तब तक हमारी फ्लूइड की बिहेवियर नहीं पता चलेगा। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड कब तक है? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है लार्ज रिलेटिव स्पेस। यहाँ लिखा हुआ है कि साइज ऑफ द सिस्टम इज लार्ज रिलेटिव टू स्पेस बिटवीन। जो हम इसमें बोला गया कि सिस्टम का जो साइज लेंगे वो स्पेस के बड़ा होना चाहिए। जो दो मॉलिक्यूल के बीच का जो है मेरा स्पेस, इससे बड़ा होगा तभी जाके हम ये कंसेप्ट, तब तक ये कंसेप्ट ऑफ वैलिड रहेगा। तो इसमें बोल नेक्स्ट लाइन जो बोलता है, इट इज नॉट यूजफुल इन केस ऑफ हाई वैक्यूम एंड हाई एल्टीट्यूड। तो हाई वैक्यूम और हाई एल्टीट्यूड में क्या रीजन है कि ये नहीं होता है? अगर बात करें हाई वैक्यूम में मॉलिक्यूल का जो है, हाई वैक्यूम में मॉलिक्यूल जो है का डेंसिटी कम हो जाता है, मॉलिक्यूल का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, रिड्यूस, जिसकी वजह से अब सिस्टम में, इस सिस्टम में अगर पहले 20 मॉलिक्यूल थे तो ऑब्वियसली बात है मीन फ्री पाथ कम होगा। अब यही सिस्टम अगर 5 मॉलिक्यूल का हो गया तो ऑब्वियसली इसमें मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। तो ऐसे में जो है मेरा ये डिस्टेंस मीन फ्री पाथ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारा कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लागू नहीं होगा। सेम कंडीशन हाई एल्टीट्यूड में केस में भी है। यही चीज हाई एल्टीट्यूड के केस में सिमिलर होता है कि उसमें मॉलिक्यूल का जो है संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो आपका जो प्रॉपर्टी, सॉरी, मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाती है।
और जिसकी वजह से ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता है। क्यों? तो भैया फ्री जो मीन फ्री पाथ है इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। और बेसिकली आप इस वीडियो को देखें अच्छे से। अगर कहीं पे अगर फिर भी स्टिल डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप इसको मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, ताकि जो अगली क्लास में इस जो क्वेरीज आएंगे उससे इससे रिलेटेड डाउट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगे तो उसको हम सॉल्व करके अगला क्लास हम ले सकें। ठीक है, थैंक यू।